दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है सोफोक्लिस। ये एक ग्रीक ड्रामाटिस्ट थे, ट्रेजेडियन थे, यानी कि प्ले लिखते थे। आपको पता है ना, प्ले जो नाटक होते हैं तो वो लिखते थे। और उनका कोट देखिए, आज से लगभग 2500 साल पुराना ये कोट है। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 5 शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने, 1 2 3 4 एंड 5। 5 शब्दों में उन्होंने कहा है, एक सेंटेंस उनका जो है उसमें सिर्फ 5 शब्द है और कहा है सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट। दैट्स इट। कोई इसमें मसाला नहीं, टू द पॉइंट। सफलता चाहिए, एफर्ट्स यानी कि मेहनत जो है वो करते रहिए। दैट्स इट। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 15 नवंबर 2022 है। एंड दोस्तों, वी सपोर्ट मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब जो हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, सेविंग द प्रेशियस। आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म देखी है? उसमें जो क्या नाम है, स्मीगल। तो स्मीगल जो है वो जो रिंग होती है उसको माई प्रेशियस कह के बुलाता है। उसके लिए सबसे प्रेशियस जो कोई चीज़ थी वो थी दैट रिंग। जीवन के बारे में हम बात करें तो सबसे प्रेशियस चीज़ों की जो बात करें तो एक तो है हवा, एयर। उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, हम मर जाएंगे। लाइफ के लिए एयर जो है वो बहुत ही प्रेशियस है। वैसे ही पानी जो है, ज़मीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हमने किसी चीज़ का किया है या फिर एक्सप्लॉयटेशन वो किया है, वो भी इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का किया है। तो सेविंग द प्रेशियस जो है ये पानी के साथ जुड़ा हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का एक रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और ये जो ग्राउंड वाटर, आप समझ गए राइट, कि अब जो भूजल है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिफाइंड एज द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड। तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की डेफिनेशन क्या है? कितना ग्राउंड वाटर जो है वो स्टोर होता है, दैट इज एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की डेफिनेशन। ये रिपोर्ट क्या कहता है? हमारे पूरे देश का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी जो है, तो इतना पानी है। और हमने एक्सट्रैक्ट कितना किया है? 239.16 BCM, दैट इज बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये बात हो रही है 2022 की। ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो ये आंकड़ा देता है कि हमारे देश में 437.60 BCM ग्राउंड वाटर है, उसमें से हमने 239.16 BCM जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है। मैंने कई बार ये आंकड़ा आपके सामने रखा, ये फैक्ट आपके साथ शेयर किया है। रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि चाइना और यूएसए, ये दोनों देश हमसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल हैं। चाइना की पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, यूएसए में भी पॉपुलेशन अच्छी है, भारत से तो कम ही है ऑफ कोर्स। लेकिन इंडस्ट्री वाइज और रिसोर्स की बात करें तो यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये दोनों देश मिलकर जितना ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं करते, दोनों देश का टोटल जो है वो मिला लेंगे, उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा देश भारत यूज़ करता है। ये रिपोर्ट ये कहता है कि 2020 की बात करें तो यू विल फाइंड कि 2020 में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो हुआ था 436 BCM और एक्सट्रैक्शन हुआ 245 BCM। तो यहाँ पर देखिए 2022 में 437.60 बिलियन रिचार्ज हुआ और हमने यूज़ किया 239.16, राइट। PDF डाउनलोड करने के बाद आप एक बार इन आंकड़ों को कंपेयर कर लीजिएगा। 2022 में, अब बेगे पार्डन, 2020 में रिचार्ज जो है वो थोड़ा कम हुआ था, 463 BCM हुआ था। एक्सट्रैक्शन जो है वो 245 हुआ था। तो हमने एक्सट्रैक्ट जो है वो 2022 में थोड़ा कम किया है। 2017 में आप देखेंगे तो रिचार्ज 432 हुआ था, यूसेज जो है वो 249 BCM का हुआ। तो यहाँ पर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे 2017 में, 2020 में थोड़ा कम, और 2022 में उससे भी थोड़ा कम कर रहे हैं। और
चलो ये अच्छी बात है। 2022 वाला रिपोर्ट ये कहता है कि 2004 के बाद, 2004 में जब 231 BCM हम यूज़ कर रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में अब जो लोवेस्ट एक्सट्रैक्शन जो है सिंस 2004, जब हमने 231 BCM यूज़ किया था, तो उसके कंपैरिजन में 2022 में हमने कम यूज़ किया है, ऐसा ये रिपोर्ट कहता है। आपको लगेगा कि चलो अच्छी बात है, वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इसका मतलब ये भी है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पानी का मैनेजमेंट जो है वो हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इज़न्ट इट। लेकिन जो रिपोर्ट है वही कहता है कि इम्प्रूवमेंट जो है ये मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब है ना के बराबर है। और ये ड्रॉप जो हुआ है एक्सट्रैक्शन में, उसके पीछे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल कंडीशंस, यानी कि थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई, थोड़ा ज़्यादा रिचार्ज हो गया, ऑलरेडी पानी अवेलेबल था, तो ये एक रीज़न है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो सर्वे कंडक्ट करने की जो मेथड है, जिसको मेथोडोलॉजी कहते हैं, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मेथड्स यूज़ की हैं, उन मेथड्स में भी बदलाव आया है। इसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है कि हम कम पानी का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, लेकिन ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कोई भी ऐसा सेंट्रल लॉ नहीं है, हमारे देश का कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ग्राउंड वाटर को गवर्न करे। हमारे देश में क्या है कि अगर आपके पास सबमर्सिबल पंप लगवाने के पैसे हैं, तो फिर वो जो सबमर्सिबल पंप से जितना पानी आप निकालेंगे वो आपका। मैं बहुत सारे छोटे टाउन्स में मैंने देखा है कि ऐसे 2-3 बड़े बड़े सबमर्सिबल्स जो हैं, बहुत ही डीप ऐसे सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से पानी निकाला जाता है। और ये जो पानी निकालने वाले लोग हैं, ये पानी को फ़िल्टर कर कर के भर भर के फिर बेच रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। बहुत सारे राज्यों के पास ऐसे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर लॉज हैं, लेकिन ये सारे लॉज जो हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर होता है। ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी जो है, इसने रेकमेंड किया है कि हम वे सारे क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल शुगर केन हैं या फिर चावल हैं, इसके अलावा जो ऐसे क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा पानी मांगते हैं, तो इन सारे क्रॉप से हम डाइवर्सिफाई करें, किसानों को एजुकेट करें कि वो ऐसे क्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें, खास करके उन सारी जगहों पर जहाँ पर पानी की शॉर्टेज रहती है। और इसी के साथ साथ ये भी रेकमेंड किया है कि इंडस्ट्री जो है वो फ्रेश वाटर का इस्तेमाल ना करें, इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल करें। ये रिकमेंडेशंस हैं ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी के। लेकिन एज यू नो इन आवर कंट्री, मैं यहाँ पर निराशावादी होकर बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत जो है उसकी बात हो रही है कि इसमें अभी भी बहुत सारे दशक लग सकते हैं, एक से भी ज़्यादा। पानी जो है वो हमारे देश में पॉलिटिकली कंटेंशियस इश्यू है, पानी को लेकर झगड़ा हो जाता है 2 राज्यों के बीच में। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 3 राज्य हैं, 2 राज्यों के बीच में, अभी पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर इश्यू चल रहा था। एक समय पर एक ही राज्य था ये, फिर पंजाब और हरियाणा बन गए और अब पानी को लेकर झगड़ रहे हैं। साउथ में भी चले जाएंगे, मुंबई और गोवा के बीच में, महाराष्ट्र एंड गोवा के बीच में, कर्नाटका और गोवा, फिर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके बीच में, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में भी छोटे बड़े इश्यूज जो हैं वो, तो ऐसे हर जगह पर जो इश्यूज हैं वो पानी को लेकर हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो जो वेस्टफुल कंजम्पशन हम कर रहे हैं इस प्रीशियस रिसोर्स का, ये हमें बंद करना होगा, ये हमें भी समझना होगा और सरकारों को भी ये लॉज बनाने पड़ेंगे। ग्राउंड वाटर का ऐसे जो कहते हैं ना अंधाधुन विड्रॉवल जो हम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। और ख़ास करके बहुत सारी जगह है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें पंजाब, राइट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी निकाला जाता है, तो ऐसे राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर का विड्रॉवल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एरिड क्लाइमेट है, बारिश कम होती है, जैसे कि गुजरात हैं, राजस्थान है, तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वाटर स्टोरिंग एक्वीफायर्स हैं, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं निकाला जाता क्योंकि वहाँ पर ऐसी वाटर स्टोरिंग एक्वीफायर्स हैं। लेकिन पानी जो है वो ज़्यादातर हम ग्राउंड वाटर से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट हेल्थी एट ऑल। हेल्थी इन द सेंस कि ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा।
रिचार्ज होता जाएगा, लेकिन उतने ही ज़्यादा सबमर्सिबल्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। बीवेयर द टेम्पटिंग एप्पल ऑफ यूक्रेन मीडिएशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। विवेक काजू साहब, विवेक काजू जो हैं ये एक फॉर्मर डिप्लोमेट थे हमारे देश के, और अब ये खबर आ रही है खास करके यूएसए के कुछ अखबारों में ये रिपोर्ट आई थी कि इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। तो नेगोशिएटिंग टेबल पर ये दोनों देशों को अगर कोई ला सकता है तो वो है भारत। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, राइट, तो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इज़ ए ग्लोबल लीडर ऑफ कोर्स, राइट। उनकी बहुत ही अच्छी लोक चाहना है देश में और देश के बाहर भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्या चाहता है? वेस्टर्न वर्ल्ड ये चाहता है कि हम भारत के एक्सटर्नल इंटरेस्ट्स और इन सारी चीज़ों को बचाते हुए, या मीन्स वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो अपने एक्सटर्नल इंटरेस्ट को बचाएगा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो वर्ल्ड लीडर हैं, तो भारत जो है वो ये नेगोशिएटिंग टेबल पर ये दोनों देशों को ला सकता है। हमारे मोदी साहब ने भी कहा कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो भारत के लिए और भारत के सभी देशवासियों के लिए ये एक अवसर है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हम अमृतकाल सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी समय पर हम G20 के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। मोदी साहब जो हैं वो इसमें सही हैं। लेकिन ये जो आइडिया है ये बहुत ही सिडक्टिव लगता है। ऐसा लगता है कि चलो कर लेते हैं ये, कि हम मीडिएशन का रोल प्ले कर लेते हैं और दोनों को टेबल पर लेकर आते हैं। और हमारे मोदी साहब ने तो क्लियरली, जब मैं कह रहा हूँ मोदी साहब, आई मीन टू से हमारे देश भारत ने क्लियरली बता दिया था कि ये युग जो है ये युद्ध का नहीं है। और भारत ने जो ज़ेपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट हैं और यूक्रेन के फूड ग्रेन एक्सपोर्ट में भी रशिया को कहा था कि ये होने दीजिए, कि एक्सपोर्ट करने दीजिए फूड ग्रेन्स को। और यहाँ पर ज़ेपोरिज्जिया जो है तो यहाँ पर आपको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। न्यूक्लियर अगर रिएक्शन जो है वो हो गया यहाँ पर तो फिर बर्बादी हो जाएगी। तो हमारी बात जो है वो रशिया ने मान भी ली थी। अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो हमें हवा भर रहा है कि भारत का इस्तेमाल जो है वो करना चाहता है। और दिस रिमाइंड्स अस ऑफ राजीव गांधी एरा। जब राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर पता है यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने ये कहा, 1980s की बात है, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। और उस टाइम पर ही ये मुजाहिदीन और ये सारी चीज़ें जो हैं फिर यूएसए और पाकिस्तान ने मिलकर ही क्रिएट की। बहुत समय पहले मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया था आपको, रैम्बो फिल्म आई थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की, तो उसमें रैम्बो 1 है वो यूएसए में ही है। फिर रैम्बो 2 जो है तो बेसिकली रैम्बो जो है एक सुपर सोल्जर है इनका यूएसए का। तो रैम्बो 1 में तो यूएसए में ही वो पुलिस वालों के साथ भिड़ जाता है, फिर वो जेल में होता है और उसके बाद वहाँ से एंड में मीन्स सेकंड पार्ट जो है वो जेल से स्टार्ट होता है। फिर उसको एक बहुत बड़े सीनियर यूएसए के आर्मी के एक ऑफिसर होते हैं, वो उसको जेल से निकालते हैं और कहते हैं तुझे वियतनाम जाना है। तो उस टाइम पर वियतनाम जो है वो भी सोवियत यूनियन यूएसएसआर के कब्ज़े में था, आप समझ लीजिए। तो वहाँ पर जाना है और अमेरिकन को पकड़ा गया है, वहाँ पर तुझे निकालना है। तो ये मिशन ख़त्म हो गया। फिर रैम्बो 3 जो है इसकी स्टोरी अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है कि वाया पाकिस्तान रैम्बो जो है वो अफ़गानिस्तान में एंटर होता है। तो ये 1980s के टाइम पर ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी थी, शायद आपने देखी हो ये रैम्बो, आई एम नॉट श्योर, राइट। बहुत पुरानी फिल्म है लेकिन इट्स ए सॉर्ट ऑफ आर्मी टाइप मूवी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू कि क्या हुआ था, ये थोड़ी बैकग्राउंड की स्टोरी मैंने आपको बता दी, क्योंकि आजकल बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। तो 1980s में राजीव गांधी जो हैं तो उनकी सरकार जो थी, तो यूएसए ये कह रहा था कि ये जो सोवियत ऑक्यूपेशन है अफ़गानिस्तान में, तो आप इनको प्रेशराइज़ कीजिए, सोवियत को समझाइए कि यहाँ से निकल जाए। और हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक न्यूट्रल सरकार आए, भारत भी चाहता था कि एक न्यूट्रल सरकार आए, ये वो एक्सेट्रा। और बदले में दोस्ती दिखाई कि हम दोस्ती करेंगे आपसे और ज़्यादा मजबूत रिश्ते होंगे। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है चुप चुप के, तो ये सारी चीज़ों पर भी हम ब्रेक्स लगाएंगे। ऐसी सारी चीज़ें जो है वो यूएसए ने की।
लेकिन यूएसए क्या चाहता था? यूएसए सिर्फ इतना चाहता था, यूएसए को पता था कि अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन इंडिया का मानकर नहीं निकलेंगे, लेकिन सिर्फ वो एक सोवियत यूनियन पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता था वाया इंडिया के। सोवियत का एक बहुत अच्छा दोस्त कहे कि देखिए ये आप कर रहे हैं गलत है, ये छोड़ दीजिए, तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। द सेम वे वो यहाँ पर करना चाहते हैं। और फिर हुआ क्या, फिर राजीव गांधी साहब की सरकार को पता चल गया कि यूएसए तो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके बाद यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गए। तो वही बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो आज के ज़माने में भी अप्लाई होते हैं, राइट। उस टाइम पर वो जो चाहते थे वही इस टाइम पर चाहते, वो चाहते हैं कि मिस्टर पुतिन जो हैं तो उन पर हम प्रेशर क्रिएट करें, यूएसए और वेस्ट इन जनरल ये चाहते हैं, और ये वही चाहेंगे, मीन्स वो हमें आगे करके रशिया पर प्रेशर क्रिएट करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, वो अभी उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो दैट्स व्हाट दे वांट अस टू डू। हाँ, भारत जो है वो ये चीज़ करता रहेगा जो की है हमने। भारत कहेगा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स लाइक एंजल्स मस्ट ऑलवेज ट्रेड लाइटली। समझे आप इसका मतलब? कि एंजल्स जो होती हैं वो कैसे चलती हैं? एंजल्स यानी कि जो परियां हैं, राइट, जो फरिश्ते हैं, वैसे ज़ोर ज़ोर से नहीं चलते ना, वो ऐसे बहुत ही हल्के फुल्के उड़ते रहते हैं। तो सेम वे लीडर्स और डिप्लोमेट्स जो हैं उनको बहुत ही सोच समझ, ट्रेड लाइटली का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत ही सोच समझकर आपको कदम उठाने चाहिए। बेसिकली भारत को ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए कि नेगोशिएटिंग टेबल पर हम लेकर आए, हम मीडिएटर बने, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिलेशन रशिया के साथ ख़राब हो सकते हैं, हमें इसका कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज़ ग्लोबल हैं, लेकिन हम अकेले नहीं, सब मिलकर कर रहे हैं तो ठीक है। और दोनों रशिया और यूक्रेन जो हैं मैच्योर लीडर्स हैं उनके भी, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट वी कैन ऑफ कोर्स, वो मिलना चाहते हैं और भारत को कहते हैं कि चलो हमें मिला दो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वेस्ट के चक्कर में हमें नहीं फंसना है, ऐसा विवेक काजू साहब जो हैं वो इस आर्टिकल के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। द कोल्ड रियलिटी, टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी COP27 की मीटिंग चल रही है, एज यू ऑल नो, हमने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं। तो ऐसे एनर्जी रिलेटेड आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो इससे आपको बोर नहीं होना। ऐसा नहीं है कि चलो इसके बारे में हम सब कुछ जानते, नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न एवरी डे। इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए लेकर आया हूँ और आ रहा हूँ। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको पिछले कुछ दिनों के पूरे वीडियोस ना देखें तो चलो ठीक है, लेकिन PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देखिए कि कौन सी डेट में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, और इस हिसाब से उस वीडियो का पोर्शन जो है वो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मिस अगर हो गई हैं तो मिस ना हो। COP26 के टाइम पर जो ग्लासगो में हुई थी लास्ट ईयर की मीटिंग, तो उस टाइम पर यह बताया था कि कोल को हमें धीरे धीरे कोयले को हटा देना है। यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ, जैसे मैंने कल बताया था कि जर्मनी जो है कोल फायर प्लांट्स जो है उनको रिवाइव कर रहा है, चाइना और ज़्यादा कोयला जो है वो माइन करने लगा है। और भारत ने COP27 में क्या कहा कि ये जो डिसीजन टेक्स्ट हैं, तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स को कम करने की बात भी होनी चाहिए। सिर्फ कोयले को विलन मत बनाइए, कोयला विलन है लेकिन सिर्फ कोयला अकेला नहीं है। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस और ऑयल जो है वो भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, तो उन पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। इंडिया डज कीप बीइंग टारगेटेड फॉर हैवी कोल रिलायंस फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। हर बार हमें टारगेट किया जाता है कि आप कम कीजिए। चलो हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश जो हैं वो नेचुरल गैस और ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी कट डाउन करने की ज़रूरत है। और हम जानते हैं, इतनी डिस्कशन हमने की कि रिच कंट्रीज़ जो हैं वो अपने कमिटमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पैसे देने में काफ़ी पीछे रहे हैं। यूएसए के बारे में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई, एनर्जी, वो जो पानी के बारे में कि वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इट अप्लाइज देम टू एनर्जी एज वेल। यूएसए पर कैपिटा यानी कि एक एक व्यक्ति कितना ऑन एन एवरेज ऑयल यूज़ करता है, यूएसए में 6,804 किलो, और भारत में कितना है 637 किलो। ये नंबर्स में क्यों मैं गलती कर रहा हूँ, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, राइट। मुझे भी मज़ा नहीं आता जब ऐसा, लेकिन हो जाता है, इट्स वेरी नेचुरल। इसमें आप
इट्स वेरी नेचुरल एनीवे। यूएस एनर्जी यूज पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन ऑन एन एवरेज वो 6,804 किलो ऑयल यूज़ करते हैं, हमारे देश में 637 किलोग्राम। तो यू कैन सी 10 टाइम्स से भी ज़्यादा यूएसए का एक व्यक्ति भारत के मुकाबले ऑयल का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो उनको इन सारी चीज़ों पर कट डाउन करने की ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा पुश करेंगे विदाउट गिविंग अस फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। 85% हमारे देश में जो कोल प्रोडक्शन हो रहा है वो गरीब रीजन में हो रहा है, ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स में 85% कोल प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर है, और 60% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल और 80% जितनी हमारी जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल की वो वेल्थी सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में है। तो हमें ये पूरा जो ट्रांजिशन करना है ये ब्लंट फोर्स से नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। उसके लिए हमें चाहिए क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ और इसके लिए चाहिए पैसे। तो ये सारे पैसे जो हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर ही मत डालिए, हमारे ऊपर पैसे भी डालिए, हमारे पैसों की बरसात कीजिए, हम फटाफट ट्रांजिशन कर लेंगे। तो ये भी एक मैसेज जो है यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत दे रहा है। फिर बात करते हैं पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो एट 10 साल हो गए हैं पॉक्सो को, आज 10 साल हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है। और ये जो रिफॉर्म है तो इसमें क्या हुआ कि जो बच्चों के साथ, बच्चों के खिलाफ, जो बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल ऑफेंस होते थे, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था, तो वो पहले आईपीसी इंडियन पिनल कोड के द्वारा डील किया जाता था। फिर उसको इसमें से निकाल कर अलग से एक एक्ट बनाया गया, इसका नाम है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसलिए इसको पॉक्सो कहता है। ठीक है, इससे चाइल्ड फ्रेंडली स्पेशल कोर्ट्स बनी, जिसमें जो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट से ट्रायल्स कंडक्ट की जाती है तो वो बहुत ही जेंटल तरीके से बच्चों की दिमाग और उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए सारे केसेस जो हैं वो हैंडल किए जाते हैं। जब भी बच्चों का बयान चाहिए तो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है, अच्छा है पॉक्सो राइट, लेकिन 10 साल हुए हैं तो अब इसका एक रिव्यू भी बनता है। और रिव्यू ये है कि पेंडेमिक के बाद बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडेंसी पर पड़े हुए हैं और डिस्पोजल जो है वो बहुत ही स्लो डाउन है। आप देखिए 3 लोगों पर केस होता है तो उसमें से एक ही कन्विक्शन तक पहुंचता है, राइट, 3 एक्विटल्स फॉर एवरी कन्विक्शन। तो 4 लोग हैं तो 4 में से एक पर एक फाइनल सज़ा पाएगा, 3 जो हैं वो एक्विट हो जाएंगे। और जब एक्विट होते हैं यानी कि बच जाते हैं, दैट मीन्स पुलिस जो है वो अच्छी तरीके से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रही है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो यह है कि पॉक्सो के आने के बाद क्या हुआ कि जो कॉन्सेंट हैं, तो कॉन्सेंट 16 था पहले, 16 के से बढ़ाकर इसको 18 कर दिया कि 16 से 18 के बीच में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पॉक्सो के देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर क्या होता है हमारे देश में, प्रैक्टिकली मीन्स हमें 18 से कम की उम्र की जो भी लड़के लड़की हैं तो वो माइनर की कैटेगरी में आ रहा है, दे आर माइनर, तो वो हम समझते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर 16 साल की लड़कियाँ, 17 साल की लड़कियों की शादी आज भी होती हैं। तो फिर उनके हस्बैंड्स पर फिर ये पॉक्सो लगाई जाए तो फिर सोचिए क्या होगा कि वहाँ का कल्चर ऐसा है, लड़का जो होगा वो होगा 19 ईयर्स का, लड़की जो होगी वो 16-17 ईयर्स की होगी, और फिर पॉक्सो लगाया जाए। उनकी शादी हुई है, उनके पेरेंट्स ने करवाई है, लेकिन किसी ने कह दिया कि ये हुआ, फिर लड़के पर पॉक्सो हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वी नीड टू सी स्टॉप दोज थिंग्स एज वेल। पहले तो 18 से कम की उम्र की लड़कियों की शादी हो रही तो वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई है तो फिर ऐसे ट्रबल्स ना हो, दैट ऑल्सो वी हैव टू मैनेज, इजंट इट। Many POCSO cases involve girls' families filing sexual assault charges where they don't approve of relationships. ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि 17 साल की लेट्स से गर्ल हैं, लड़का जो है अगेन लेट्स से 19 ईयर्स का है, राइट, द बॉय इज़ ऑफ 19। अब ये दोनों स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो गया, और फिर पेरेंट्स को पता चला, और पेरेंट्स ने फिर पता चला कि चलो इस लड़की और लड़के के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो चुके हैं, तो फिर वो केस ठोक देंगे लड़के पर। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। हाफ ऑफ द पॉक्सो केसेस आर अकाउंटेड फॉर बाय 16 and 18 एज ब्रैकेट्स। 50% जितने केसेस जो हैं पॉक्सो के वो इसी के होते हैं। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी एक रिव्यू मांगा है, ये एज ऑफ कॉन्सेंट है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो 18 कर दिया है, तो इसको 16-17 क्या करना है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसको देखना चाहिए।
तो ये थी पॉक्सो के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बातें. And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं, राइट? टेल मी व्हाट आर द हर्डल्स या फिर ऑब्स्टेकल्स. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको. या फिर आप इसको प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, आप इसको इश्यूज भी कह सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है. कौन सी वो बाधाएं हैं, कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं, कौन से वो इश्यूज हैं जो आप फेस करते हैं वाइल्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. लेट्स से कंसंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज, जॉब के साथ तैयारी के इश्यूज, जो भी हैं, राइट? डू लेट मी नो. आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो ग्रुप हैं तो उसमें अगर आप हैं देन यू कैन डू दैट. अगर आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके भी कोई क्वेश्चंस हैं देन एज वेल यू कैन आस्क देम टू, वो मुझे सेंड कर सकते हैं, राइट? और curiously@education@gmail.com ये हमारा जीमेल एड्रेस है, राइट? ईमेल एड्रेस है. वो आप चैनल में जाएंगे, चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो ईमेल आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पर भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं. तो इफ़ देर आर एनी मीन्स इफ़ यू आर फेसिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स, इफ़ यू वांट टू नो लाइक लेट्स से कि परफॉर्मेंस को और ज़्यादा कैसे बढ़ाना है, ये भी कोई प्रश्न हो सकते हैं. तो वट एवर इट इज़ यू कैन लेट मी नो. आई जस्ट वॉन्ट टू नो एंड आई वॉन्ट टू सी इफ़ आई कैन हेल्प यू विथ दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. अगर ऐसे कोई प्रश्न हैं आपके तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग. आई विल सी यू टुमारो. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.